कुछ ही दिन पहले ही लोकसभा में एक बिल की खूब चर्चा हो रही थी, जो हमने और आपने उसको देखा भी था। वो बिल था 131वां संविधान संशोधन बिल 2026। क्या था आखिर वो बिल? अच्छा, आखिर बिल होता क्या है? बिल क्या होता है? बिल कैसे पास होने के बाद वही बिल जो कानून बन जाता है, कैसे बन जाता है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बिल का जो है वो कानून कैसे बनता है, इस पर डिबेट करेंगे, इसको देखेंगे। और ये जो है क्लास जो है आज की हमारी, वो वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अंत में क्लास के अंत में हम लोग एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए भी हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, राव जी एस, वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में ना जितना कुछ भी बताऊंगा उसको नोट करते हुए चलना। आपको दूसरी क्लास में कहीं भी एक जगह पे इतने सारे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, सो इसको ध्यान से देखिएगा और इंपॉर्टेंट चीज को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो बिल पे है, विधेयक पे। अच्छा, क्या होता है बिल? विधेयक क्या है, जिसको हम विधेयक बोलते हैं? बिल क्या है? तो बिल ना ये एक प्रस्तावित कानून होता है, प्रपोज्ड लॉ होता है। बिल को हम क्या बोलते हैं? एक प्रपोज्ड लॉ या प्रस्तावित कानून होता है, जो कि जो संसद या विधानमंडल के सामने रखा गया है, जिसे हम ड्राफ्ट कह सकते हैं, जिसे एक मसौदा बोलते हैं। संसद या विधानमंडल के सामने रखा गया एक मसौदा है, जिसका उद्देश्य, जिसका एम क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि कोई नया कानून बनाना, कोई न्यू लॉ को लाना, कानून बनाना, या मौजूदा कानून में बदलाव करना होता है। तो बिल क्या हो गया हमारा? बिल एक प्रस्तावित कानून है जो संसद या विधानमंडल के सामने रखा जाता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य कानून बनाना या मौजूदा कानून में, कोई अगर कानून पहले से है उसमें कोई बदलाव करना, अमेंडमेंट करना, वो होता है हमारा बिल, विधेयक जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल और एक्ट में क्या अंतर है? विधेयक और कानून में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन आया है, काफी बार क्वेश्चन आया है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो बिल का मतलब होता है कानून का एक प्रस्ताव, जिसे ड्राफ्ट बोलते हैं। और एक्ट का मतलब होता है, कानून का मतलब होता है पास हो चुका कानून, मतलब जो लॉ है, जो बिल पास हो गया वही एक्ट बन जाता है। और बिल पास होने से पहले, कानून बनने से पहले वो बिल होता है, और जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। तो इसको रिमेंबर रखेंगे। विधेयक को और भी हम डिटेल से समझेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा ने, हमारे लोकसभा ने 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 लाया था, जिसमें 2011 सेंसस के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन करना था, जो कि पास नहीं हो पाया, इसलिए वो कानून नहीं बन पाया। तो इससे समझिए कि संसद ने हमारे एक ड्राफ्ट बनाया, मोशन लाया, बिल लाया, ठीक है, और वो बिल को पास करना था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, तो वो बिल ही रह गया, वो कानून नहीं बन पाया, ठीक है। तो क्या हुआ? वो बिल था, कौन सा बिल था? 131वां संविधान संशोधन बिल 2026, ठीक है। इसको इसे समझेंगे और भी क्लियर समझेंगे। तो ये तो बिल के बारे में बता दी कि बिल क्या है, वो कानून नहीं बन पाया, तो इसको वो बिल रह गया, ठीक, कानून नहीं बन पाया। कानून कौन सा बना? अच्छा, कानून के लिए समझने के लिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं। नोट करेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं। तो कौन सा है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। नोट करेंगे। इसमें क्या है? इस अधिनियम में कहता है, जो कि नोट करेंगे, डेट में नोट करेंगे, जो कि 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। रिसेंट में 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। नोट करेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि कब से लागू किया गया है। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 और 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। इसमें क्या है? इसमें 33% रिजर्वेशन की बात की गई, किसके लिए? महिलाओं के लिए, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो ये जो है ना 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2023, ये एक्ट बनने से पहले ये था 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023, मतलब 128वां संविधान संशोधन बिल, ठीक है, अधिनियम 2023 था, जो कि प्रेसिडेंट के पास होने के बाद, दोनों सदन से पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये बन गया कानून। और क्या बना? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। तो इससे आप समझ गए कि बिल क्या है और एक्ट क्या है, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट में। जो हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको देखेंगे। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ना, वो आइडेंटिकल है दोनों ही हाउस में, मतलब सेम है, दोनों ही हाउस में सेम तरीके से पास किया जाता है बिल को, हाँ, ठीक है। बिल जो है हमारा, विधेयक जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है,
वो दो प्रकार के होते हैं बिल। एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। ठीक है, तो जो विधेयक है, बिल है, इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज पब्लिक बिल एंड अदर इज प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल कौन है? तो पब्लिक जो बिल होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट बिल होते हैं, जिसको सरकारी जो अधिनियम बोलते हैं, और प्राइवेट बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हालांकि प्राइवेट बिल और जो गवर्नमेंट बिल है, दोनों को पास होने में दोनों का स्टेज सेम है, बट कुछ हद तक डिफरेंस भी है दोनों में। कैसे डिफरेंस है? जो पब्लिक बिल होता है ना, वो इंट्रोड्यूस है पार्लियामेंट में केवल और केवल मिनिस्टर के द्वारा। पब्लिक बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर, वेयर एज प्राइवेट बिल इज इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द मिनिस्टर। जो पब्लिक बिल होगा वो मिनिस्टर के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में, और जो प्राइवेट बिल होता है वो किसी भी मेंबर को, मतलब एमपी सांसद के द्वारा उसको अदर देन मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो पब्लिक बिल होता है वो रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसीज, किसकी पॉलिसी? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है, रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है। और जो प्राइवेट बिल होता है वो रिफ्लेक्ट करता है स्टैंड ऑफ पोजीशन ऑन पब्लिक मैटर। ठीक है, पब्लिक बिल जो होता है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, जो पब्लिक बिल होता है उसके चांसेस होते हैं कि पास हो जाएगा वो, मतलब कि वो कानून बन जाएगा आगे चल के। बट प्राइवेट बिल का जो उसके चांसेस कम होते हैं अप्रूवल के बाय द पार्लियामेंट। और क्या है? पब्लिक बिल में ही पब्लिक बिल जो होता है वो रिजेक्शन, जिसका अगर रिजेक्शन होता है तो मे लीड टू रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है लोकसभा में। वेयर एज जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसका कोई रेजिग्नेशन ऐसा एज नहीं होता है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस इन हाउस रिक्वायर्स 7 डे नोटिस। पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस में 7 डेज 7 दिन पहले नोटिस देनी होती है, और जो प्राइवेट बिल होता है उसके लिए 1 मंथ की नोटिस चाहिए होती है, देनी होती है। तो नोट करेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस गिवन टू इंट्रोड्यूस पब्लिक बिल। तो 7 डेज, और प्राइवेट मेंबर बिल के लिए 1 मंथ की नोटिस चाहिए होती है। ठीक है, जो बिल होता है ना, जो बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब ये नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जो बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में वो 4 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिल, नोट करेंगे, ऑर्डिनरी बिल जिसे सामान्य विधेयक बोलते हैं, मनी बिल जिसे धन विधेयक बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल जिसे वित्त विधेयक बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसे संविधान संशोधन बिल बोलते हैं। ये 4 प्रकार के हमारे जो है बिल बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। ठीक है, तो इसको देखेंगे। सो ऑर्डिनरी बिल कौन से होते हैं? सामान्य विधेयक कौन सा होता है? मैटर दैट इज कंसर्न अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट। जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट, जो वित्तीय जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उससे जो अलग जो मैटर होता है, जो भी उससे बिल अगर लाना होता है तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक बोलते हैं। मनी बिल किसे कहते हैं? धन विधेयक। मैटर दैट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स लाइक टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। सीधे सीधे जो आर्टिकल 110 में, नोट करेंगे, आर्टिकल 110 में जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं वो सब क्या है? मनी बिल है। मनी बिल अगर हम पूछें कौन सा आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 110 में दिया है। तो मनी बिल क्या है? मैटर दैट इज कंसर्न्स फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स इन गिवन इन आर्टिकल 110। फाइनेंशियल बिल क्या है? वित्तीय विधेयक। तो फाइनेंशियल बिल विच आर ऑल्सो कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल, जो कि फाइनेंशियल मैटर से कंसर्न करता है लेकिन वो मनी बिल से डिफरेंट होता है। और इसका अगर आर्टिकल पूछूं फाइनेंशियल बिल का, तो कौन सा? इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी है, आ भी सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। तो फाइनेंशियल बिल का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 117 है, नोट करेंगे, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो कंसर्न करता है अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 4 बिल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फाइनेंशियल बिल का बता दिया आर्टिकल 117। अच्छा, फाइनेंशियल बिल भी ना 2 प्रकार के, एक है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, नोट करेंगे, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो कि आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 में दिया है, नोट करेंगे। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 117 सब क्लॉज 1 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पूछता है। इसमें मनी बिल, धन विधेयक के सभी या कुछ मामले शामिल होते हैं, लेकिन साथ ही सामान्य कानून के भी मामले शामिल होते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कहते हैं। 117 सब क्लॉज 1 में दिया है। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 क्या है? आर्टिकल नोट करेंगे, 117 सब क्लॉज 3 पूछा है एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में भी काफी बार पूछा है, आरओ एरो में पूछा है। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 117 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3, 170 सब क्लॉज 3। इसमें क्या है? यह विधेयक भारत की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से व्यय जो खर्च होता है उससे संबंधित है, नोट करेंगे।
अच्छा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल पूछो, किसमें दिया संचित भारत संचित निधि, तो आर्टिकल 266। देखिए आर्टिकल याद करते हुए चलिए, कुछ भी पढ़िए आर्टिकल तुरंत मेमोराइज करिए कि आर्टिकल कौन सा है। अब 2-3 नंबर तो आर्टिकल तो पक्के हैं आपके आने आने। तो ये होगा हमारा फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2, आर्टिकल 170 सब क्लॉज 1 टाइप 1 और आर्टिकल 170 सब क्लॉज 3 टाइप 2। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, हम ये तो देख लिया कि 4 प्रकार के बिल हो गए, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में भी टाइप 1 टाइप 2 देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आप इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसको नोट करेंगे, ये एग्जाम में आता है और इसको आपको मेमोराइज करना है, इसको मतलब आपको लर्न करना है। जो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन होता है, नोट करेंगे प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन कौन कौन से बिल में अनिवार्य है, तो नोट करेंगे मनी बिल में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होती है मनी बिल में। ऑर्डिनरी बिल में होती है नहीं, ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं होती है, जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन अनिवार्य है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन अनिवार्य है। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन अनिवार्य नहीं है, नो रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। तो केवल मनी बिल और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 याद रखेंगे, इन दोनों में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। अच्छा, ओरिजिनेशन पूछूं तो देखिए जो मनी बिल है उसका केवल और केवल लोकसभा में उसको ओरिजिनेट किया जाता है, राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं होगा, इंट्रोड्यूस नहीं होगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल, नोट करेंगे। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की बात करूं तो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, नोट करेंगे। लोकसभा में होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है फाइनेंशियल बिल टाइप 2। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिनेटिंग पावर, किसके पास कौन सा बिल किसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग का भी मैंने बताया था आर्टिकल 108 में। तो ज्वाइंट सिटिंग का क्या प्रावधान है बिल को लेकर, तो देखिए मनी बिल का ना कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, नोट करेंगे, नो ज्वाइंट सिटिंग रिक्वायर्ड इन मनी बिल, पास होना ही होना है बिल को, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग होती है, यस होती है, नोट करेंगे, ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग होती है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में यस होती है ज्वाइंट सिटिंग। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में ज्वाइंट सिटिंग रिक्वायर्ड है, अगर पास नहीं होता है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी ज्वाइंट सिटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसको भी पास होना ही होना है। तो दो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़ के बाकी तीनों में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। अच्छा, अब ये देखेंगे कि इन बिल को कौन मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर कौन मतलब इसको इंट्रोड्यूस करता है। तो देखिए मनी बिल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा, मनी बिल नोट करेंगे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा। ऑर्डिनरी बिल को मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कौन, मतलब जो मिनिस्टर नहीं है वही मेंबर जो है वो प्राइवेट मेंबर है, एमपीस। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 नोट करेंगे, इसको केवल और केवल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 इंट्रोड्यूस बाय ओनली मिनिस्टर। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था छोटा सा, इसको लर्न करना, ये यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं, एक दो एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बता दिया आर्टिकल 368, नोट याद रखेंगे आर्टिकल 368, भूलिए गए। अब देखेंगे कि डिफरेंस क्या है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में, इंपॉर्टेंट है समझिए मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में। तो देखिए जो टू इंट्रोड्यूस मनी बिल रिकमेंडेशन पहले बता दिए कि मनी बिल में रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, नोट करेंगे। whereas to introduce financial bill type 1 recommendation of president is required, but देखिए यहां से दो चीज क्लियर, मनी बिल में और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है, बट फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा पर कोई पावर नहीं होती कि वो अमेंड करे या रिजेक्ट करे मनी बिल को। whereas the राज्यसभा हैज पावर टू अमेंड और रिजेक्ट फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड फाइनेंशियल बिल टाइप 2, नोट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। whether a bill is a money bill or not is decided by the speaker of Lok Sabha, not by the chairman of the Rajya Sabha। ये पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ।
whereas financial bill type 1 को does not require any kind of approval from speaker to classify it as a financial bill type 1, मतलब financial bill ये है नहीं है, इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे कि मनी बिल में है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम स्पीकर, और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 सेम, इसको इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अप्रूवल की स्पीकर की। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा, केवल केवल लोकसभा में होगा, वेयरएज फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है वो क्या है, वो एज वेल एज लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा, नोट करेंगे दोनों में से किसी में भी। टू रिजॉल्व द डेडलॉक, आगे देखेंगे डेडलॉक अगर हो जाता मनी बिल केस में तो कोई प्रोविजन नहीं है कि ज्वाइंट सिटिंग हो, बिल को पास होना ही होना है। Whereas to resolve the deadlock on financial bill type 1, president can summon a joint sitting of both house. president summon करेगा joint sitting के लिए अगर financial bill type 1 का deadlock होता है तो। Also type 2 में भी सेम है, जो है joint sitting होगी, ठीक है, ये नोट करेंगे। और ये बता ही दिया कि जो मनी बिल है उसका जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 110 में मेंशन है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 का आर्टिकल 110 है, बट ऑल्सो सम अदर जनरल जो जनरल लेजिस्लेशन है वो भी इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में बता दिया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर के जो मामले होते हैं वो इसमें निहित होते हैं, ठीक है। मनी बिल को हम गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, whereas फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को हम ऑर्डिनरी बिल भी बोल सकते हैं, और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को भी ऑर्डिनरी बिल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है वो आर्टिकल बताई दिया 170 सब क्लॉज 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 117 सब क्लॉज 3 होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। अब अभी हमने डिफरेंस देख रहे हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में। अब देखेंगे कि फाइनेंशियल बिल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अभी मैंने वैसे बता भी दिया है। तो फाइनेंशियल बिल क्या होता है ये बता दिया, फाइनेंशियल बिल को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल है कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में ये इसमें कौन से प्रावधान होते हैं, इसमें आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 में जो भी दिया है वो सब फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में आएगा। कंटेन नॉट ओनली एनी और ऑल मैटर्स मेंशन इन मनी बिल, सभी या कुछ जो प्रोविजन होते हैं वो मनी बिल के वो नहीं होते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में, जब बल्कि उसमें से थोड़े बहुत प्रोविजन होंगे और कुछ अलग से ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के भी प्रोविजन होते हैं, वो सब मिला के बनता है हमारा फाइनेंशियल बिल टाइप 1। इट इज सिमिलर टू ए मनी बिल इन टू रेस्पेक्ट, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 लगभग सिमिलर है मनी बिल के इन दो एस्पेक्ट्स में। कौन कौन से, देखो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और मनी बिल दोनों ही, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा, दोनों ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होंगे, राज्यसभा में नहीं होंगे। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दोनों ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस होंगे, नोट करेंगे। इन ऑल अदर रिस्पेक्ट फाइनेंशियल बिल टाइप 1 इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल, बाकी सभी रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो है वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा, जाहिर है, लेकिन मनी बिल में नहीं। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अच्छा, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ओवर सच अ बिल फाइनेंशियल बिल टाइप 1 प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक। अभी ये बताया ना, ये देखिए यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सम्मान करेगा, प्रेसिडेंट सम्मान करेगा, ठीक है। आगे देखें, व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट के सामने, ही कैन आइदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। या तो वो साइन कर दे प्रेसिडेंट, वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, या विदहोल्ड कर ले, या दोबारा से पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है प्रेसिडेंट। आगे देखिए, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 डील विद द आर्टिकल 170 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कौन से प्रोविजन है वो बताइए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो प्रोविजन है, हाँ? और आगे देखेंगे, इट इज गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल। सेम उसी तरीके से पास होगा, सेम उसी तरीके से लेजिस्लेशन प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होंगे जैसे कि एक ऑर्डिनरी बिल में फॉलो होता है। अच्छा, रिकमेंडेशन क्या है प्रेसिडेंट की बताई दिया, नॉट रिक्वायर्ड एट द इंट्रोडक्शन है, नोट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद ही कोई जल्दी बताता हूं कि फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में रिकमेंडेशन तो प्रेसिडेंट की जरूरी नहीं है, बट कब नहीं जरूरी, इंट्रोडक्शन में नहीं जरूरी है, बट कंसिडरेशन की स्टेज पे प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी, रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द इंट्रोडक्शन स्टेज बट इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेज, इसमें फाइनेंशियल बिल टाइप 2। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे।
आप देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है कि एक बिल को कानून बनने में कौन कौन सी स्टेज को फॉलो करना होता है। देखिए, एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द 5 स्टेज इन पार्लियामेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कितने स्टेज में से पास होता है, तो 5 स्टेज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर रखेंगे 5 स्टेज। तो पहला स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज, जिसे हम फर्स्ट रीडिंग भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मेंबर होता है हु वांट टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज टू आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस। नोट करेंगे, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो भी मेंबर होता है जिसको बिल इंट्रोड्यूस करना होता है, उसको सदन से, हाउस से परमिशन लेनी होती है, जिसे हम कहते हैं परमिशन फ्रॉम ऑल द मेंबर प्रेजेंट, या आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस, परमिशन लेता है, या इसी को हम कहते हैं कि मोशन लाने के लिए परमिशन लेता है। ठीक है, जिसे मोशन कहते हैं। व्हेन द हाउस ग्रांट लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल, द मूवर ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस इट बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब सदन उनको मंजूरी दे देता है मेंबर को कि ठीक है आप जो है इंट्रोड्यूस करिए बिल को, तब जो मेंबर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है बिल को हाउस में। कैसे इंट्रोड्यूस होता है? बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। जो बिल का, जो विधेयक का जो टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है, और जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है उसका, मतलब क्या क्या शीर्षक क्या है और उसका उद्देश्य क्या है बिल का, उसको पढ़िए। वो पढ़ता है तो वही कहलाता है फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट रीडिंग। नोट करेंगे, इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होता है इस स्टेज में। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेकन प्लेस एट दिस स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट कौन सी स्टेज में डिस्कशन अलाउड नहीं है बिल पे। तो फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट रीडिंग में नो डिस्कशन ऑन द बिल टेकिंग प्लेस। लेटर द बिल इज पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया। अब देखिए, मेंबर ने बिल लाया, इंट्रोड्यूस किया, पहले तो अनुमति ली सदन से, मेंबर से, सभी मेंबर से अनुमति मिल गई। उसने क्या किया कि उसने टाइटल और ऑब्जेक्टिव को रीड किया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया बिल को। उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हुआ, केवल उसने टाइटल पढ़ा और ऑब्जेक्टिव बता दिया कि ये उद्देश्य है और ये शीर्षक है। उसके बाद क्या होता है, जो बिल को पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में। अब गैजेट ऑफ इंडिया क्या है? गैजेट ऑफ इंडिया क्या है? एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है जो कि यूज किया जाता है फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, जनता को सूचना देने के लिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी के लिए, और मार्क बिल एज फॉर्मली इंट्रोड्यूस, मतलब ये बताने के लिए कि ये बिल आने वाला है, सभी को बताने के लिए। तो गैजेट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी पब्लिश किया जाता है, जब मेंबर उसका टाइटल और ऑब्जेक्टिव को रीड कर लेते हैं। जो फर्स्ट रीडिंग है, यहीं पे हमारी फर्स्ट रीडिंग यानी फर्स्ट स्टेज बिल का कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूट इनटू इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड पब्लिकेशन इन गैजेट। नोट करेंगे, पहली रीडिंग हमारा जो है बिल का पहली स्टेज जो है कंप्लीट होती है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड पब्लिकेशन इन गैजेट। ठीक, गैजेट बताई दिया, इज अ पब्लिक जर्नल एंड ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, नोट करेंगे कि जो गैजेट ऑफ इंडिया है पब्लिश्ड वीकली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, MOHUA। क्वेश्चन आ सकता है, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि डिपार्टमेंट कौन सा है, ये नहीं पूछ रहा मिनिस्ट्री कौन सी, डिपार्टमेंट पूछ रहा है। तो जो गैजेट है वो कौन सा डिपार्टमेंट पब्लिश करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। और मिनिस्ट्री कौन सी है, नोट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट कौन सा है, पब्लिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे, यहां पे हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है बिल का। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज यानी सेकंड रीडिंग में क्या है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेज में आके हमारा जो है इट इन्वॉल्व डिटेल डिस्कशन। यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होता है। ठीक है, विधिवत चर्चा होती है, पहले स्टेज में नहीं होती है, सेकंड स्टेज में होती है, फुल डिटेल डिस्कशन होता है। इट फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन एक्टमेंट ऑफ द बिल। ये कानून को बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज माना जाता है। और इस स्टेज में फर्दर ये स्टेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल डिस्कशन, नोट करेंगे, दूसरा है कमिटी स्टेज, तीसरा है कंसिडरेशन स्टेज। इसी स्टेज में सेकंड रीडिंग में पहला है जनरल डिस्कशन, दूसरा है कमेटी स्टेज, तीसरा है कंसिडरेशन स्टेज। तो एक एक करके देखेंगे। जो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रिंटेड कॉपीज होती है बिल की, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सभी मेंबर्स को। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ बिल एंड इट्स प्रोविजन आर डिस्कस्ड जनरली बट द डिटेल ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस्ड। सभी मेंबर्स को एक एक कॉपी दे दी जाती है बिल की, उसमें प्रिंसिपल लिखे होते हैं, सिद्धांत लिखे होते हैं बिल के, प्रोविजन जो विधेयक होता है, नियम होता है, वो सब लिखा होता है। लेकिन अभी भी इसमें जनरली डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन नहीं होता है, डिटेल डिस्कशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, किस पे, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन पे। एट दिस स्टेज द हाउस कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। इसी स्टेज में
जो सदन होता है, जो हाउस होता है, लोकसभा हुआ चाहे राज्यसभा हुआ, कोई भी एक निम्नलिखित में से कोई भी एक एक्शन ले सकता है। कौन कौन से? इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली, या तो वो तुरंत कंसिडरेशन के लिए कंसिडरेशन स्टेज पे ले जाए बिल को, या और सम अदर फिक्स डेट, या कुछ एक डेट दे दें कि इस डेट को कंसिडरेशन के लिए ये बिल को लिया जाएगा। या फिर आगे आगे देखेंगे तो पहला बता दिए कि या तो बिल को तुरंत इमीडिएटली कंसिडरेशन के लिए ले लिया जाए, या फिर कोई फिक्स डेट पे उसको वो कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, या तो इट में रेफर द बिल टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस, या तो वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दें बिल को। इट में रेफर द बिल टू ए जॉइंट कमेटी, या तो जॉइंट कमेटी को भेज दें ऑफ द टू हाउसेस। इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, या तो उस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए पूरे राष्ट्र भर में, देश भर में उसको पब्लिश कर दिया जाए, जनता की राय के लिए कि क्या ये बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ऐसा अब बहुत कम होता है, लेकिन पहले हो चुका है, या इसको करा भी जा सकता है। तो क्या बताया हमने कि जो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन पे दो तीन पहलू हैं, वो पहलू क्या है? या तो इमीडिएट कंसिडरेशन के लिए दे दिया जाए बिल को, ठीक है, या तो सेलेक्ट कमेटी को भेज दें, या ज्वाइंट कमेटी, या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए। इसमें जनरल डिस्कशन होता है, बताइए दिए। पब्लिक ओपिनियन का अगर एग्जांपल लिखेंगे तो एग्जांपल मिलता है हमको वीडो रीमैरिज एक्ट 1856। नोट करेंगे वीडो रीमैरिज एक्ट 1856, जिसके फेमस पर्सन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसको जब बिल लाया गया था तो इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दिया गया था कि पब्लिक जनता की राय के लिए। कौन सा? वीडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है, इसको रिमेंबर करें। अब इसी में आता है कमेटी स्टेज, ठीक है। तो यूजुअल प्रैक्टिस क्या है, जो आमतौर पे क्या होता है, जो बिल होता है उसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है। रेफर द बिल टू ए सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस, ठीक है। जो ये कमेटी होती है वो एग्जामिन करती है बिल को थोरोली एंड इन डिटेल, क्लॉज बाय क्लॉज। देखिए सिलेक्ट कमेटी के पास जब जाता है, ज्यादातर सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, वो डिटेल एक एक करके सभी प्रोविजंस को चेक करती है। इट कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन, वो संशोधन भी कर सकती है कमेटी स्टेज, ठीक है, सेलेक्ट कमेटी, बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग इट। बिना उसके सिद्धांतों को अमेंड किए उसके प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, सिद्धांत को अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। कौन? सेलेक्ट कमेटी, जब बिल भेजा जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी एंड डिस्कशन कंप्लीट द रिपोर्ट बिल बैक टू द हाउस, जब पूरा डिस्कशन थोरोली डिस्कशन हो जाता है क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है, अमेंडमेंट हो या ना हो, तो उसके बाद जो सेलेक्ट कमेटी वो दोबारा से बिल को सदन को भेजती है, जो भी सदन भेजती है। जैसे अगर लोकसभा भेजा तो लोकसभा को वापस भेज देती है, ठीक है, वापस रिटर्न बैक करती है हाउस को। उसके बाद आता है कंसिडरेशन हाउस, कंसिडरेशन स्टेज। तो कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है? क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती है। नोट करें, वोटिंग किस में होती है? कंसिडरेशन स्टेज। आगे देखेंगे तो हमने क्या बताया कि जो हमारा सेकंड स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में कोई डिस्कस नहीं होता, सेकंड स्टेज में डिटेल डिस्कशन होता है, और उसमें भी स्टेज ऑफ जो कंसिडरेशन है उसमें नहीं होता है, जो मतलब जनरल डिस्कशन उसमें जनरल डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन होता है, डिटेल होता है कमिटी स्टेज में, ठीक है। कंसिडरेशन स्टेज में बताई थी कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड रीडिंग, यानी थर्ड स्टेज। अब बिल क्या है कि थर्ड स्टेज के लिए फॉलो किया जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? एट दिस स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए बिल एज ए वोट। थर्ड स्टेज में ये डिबेट स्टार्ट होता है कि बिल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। इसमें नोट करेंगे नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी और क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्टेज में अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता है। तो थर्ड स्टेज में नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। फर्स्ट स्टेज में तो केवल जनरल केवल रीडिंग होती है उसके टाइटल और ऑब्जेक्टिव को, उसमें तो होना ही नहीं है। सेकंड स्टेज में अमेंडमेंट अलाउड है, कमिटी स्टेज के बाद अमेंडमेंट कर सकता है। थर्ड स्टेज में नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड, ठीक है। इसमें यस और नो की वोटिंग होती है, बिल को पास करना है या नहीं करना है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, जिसे सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, मेंबर ऑफ द प्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी से अगर बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो बिल इज रिगार्डेड एज पास्ड बाय द हाउस, तो उसको सदन से मंजूरी मिल जाती है, उसको पास माना जाता है बिल को। देयर आफ्टर द बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। मान लीजिए अगर लोकसभा में वो बिल ओरिजिनेट हुआ है तो जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, कौन? स्पीकर, वो ऑथेंटिकेट करेंगे बिल को, वो ऑथेंटिकेट चेक करेंगे बिल को। जब पास हो जाता है सदन में तो लोकसभा का काम होता है उसको ऑथेंटिकेट करना, और उसके बाद लोकसभा का स्पीकर ही उसको ट्रांसमिट करता है सेकेंड हाउस को फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। अब वो सेकेंड हाउस में जाएगा, मतलब राज्यसभा में जाएगा कंसिडरेशन और अप्रूवल के लिए। तो ये हमारा था थर्ड स्टेज। आगे क्या है? फोर्थ स्टेज।
अब फोर्थ स्टेज क्या है, वो है बिल इन द सेकंड हाउस। नोट करेंगे, बिल इन द सेकंड हाउस। इन द सेकंड हाउस ऑल्सो द बिल पास थ्रू ऑल द थ्री स्टेजेस, दैट इज फर्स्ट रीडिंग होगा, सेकंड रीडिंग होगा एंड द थर्ड रीडिंग। सेम प्रोसेस है, जैसे ही सेकंड हाउस में जाएगा उसमें भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग होगा। देयर आर 4 अल्टरनेटिव बिफोर दिस हाउस। इनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। सेकंड हाउस में जब बिल भेजा था तो उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। वो कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला ऑप्शन है, मानिए अगर लोकसभा से राज्यसभा में भेजा गया, स्पीकर ने भेजा है, तो राज्यसभा के पास कौन कौन सा ऑप्शन है। इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट, बिना किसी संशोधन के वो बिल को पास करते हैं। या इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट, या विद अमेंडमेंट मतलब संशोधन के साथ पास कर दें, एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर द रिकंसिडरेशन। अमेंडमेंट किया तो अब संशोधन के लिए उसको फर्स्ट हाउस के पास पुनः से भेजेगा। या इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, या तो वो बिल को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल की मैं बात कर रहा हूं तो ऑर्डिनरी बिल में दोनों का समान अधिकार होता है, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है सेकंड हाउस। या चौथा क्या है, इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, या तो राज्यसभा कोई एक्शन ही ना ले, ना अमेंड कर, अमेंडमेंट के साथ भेजे, ना विदाउट अमेंडमेंट से कोई एक्शन ना ले, उसको बिल को पेंडिंग ऐसे छोड़ दें। तब क्या होगा, इफ द सेकंड हाउस पासेस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट, जो सेकंड हाउस है अगर उसने बिल को पास कर दिया बिना अमेंडमेंट के, या और फर्स्ट हाउस ने उसको उस बिल को उस अमेंडमेंट उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अमेंडमेंट दैट इज सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस, द बिल इज, दोनों ही केस में बिल को पास माना जाता है, डीम टू पास बाय द बोथ द हाउसेस एंड द सेम इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। On the other hand, if the first house reject the amendment suggested by the second house, or the second house reject the bill altogether, yeah, the second house does not take any action for 6 months। अब नोट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कितने महीने तक जो सेकंड हाउस है वो बिल को उस पर एक्शन नहीं लेगा, तो कितने 6 मंथ के लिए। और डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव बीन टेकन प्लेस, यहीं पर डेडलॉक हो जाता है और यहीं पर स्टार्ट होती है ज्वाइंट सिटिंग की प्रोसेस, जो कि प्रेसिडेंट संपन्न करते हैं। डिसाइड कौन करता है, वो लोकसभा के स्पीकर। तो नोट करेंगे क्या हमने इसमें क्या देखा कि अगर पहला हाउस जो फर्स्ट हाउस है रिजेक्ट कर देता है अमेंडमेंट को, राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट के साथ भेजा और लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट को, या जो सेकंड हाउस है मतलब कि जो राज्यसभा है उसने रिजेक्ट कर दिया बिल को, पूरा का पूरा बिल को, या जो सेकंड हाउस है जो राज्यसभा है उसने एक्शन नहीं लिया, कब तक, 6 महीने तक कोई बिल पे एक्शन ही नहीं लिया, तो इन तीनों केस में डेडलॉक हो जाएगा, तीनों केस में ज्वाइंट सिटिंग होगी, याद रखेंगे। To resolve deadlock, such deadlock, the president can summon a joint sitting। अब joint sitting का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 108 टेकन फ्रॉम फॉरवर्ड, कहां से किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो जो डेडलॉक को हमारा जो डेडलॉक है प्रेसिडेंट सम्मन करेगा। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन जॉइंट सिटिंग अप्रूव द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस। ठीक है, आगे देखेंगे लास्ट स्टेज हमारा क्या आता है, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेज कंप्लीट। लास्ट स्टेज क्या है बिल का कानून बनने के लिए, वो है बहुत इंपॉर्टेंट फिफ्थ स्टेज, जिसे कहते हैं हम एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 111 है। अच्छा, ये प्रेसिडेंट का, और सेम आर्टिकल अगर मैं पूछूं कि गवर्नर के केस में कौन सा आर्टिकल है एसेंट ऑफ द गवर्नर, तो आर्टिकल 200 याद रखेंगे। तो फिफ्थ स्टेज में क्या है, देयर आर 3 अल्टरनेटिव बिफोर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सामने 3 ऑप्शन होते हैं। ही में गिव हिज असेंट टू द बिल, या तो वो अपने सिग्नेचर कर दे बिल को और वो कानून बन जाए। ही में विद होल्ड इज असेंट टू द बिल, या तो वो अपने साइन ना करे, विद होल्ड कर ले। और ही में रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, या तो वो पुनः से विचार के लिए सदन को वापस भेज दे बिल को, कौन, प्रेसिडेंट, अगर उसके सामने आता है। आगे देखेंगे, अगर प्रेसिडेंट, इफ प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट द बिल बिकम एन एक्ट, अगर बिल पे अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है, एसेंट दे देता है आर्टिकल 111 का यूज करते हुए, तो वो बिल बन जाता है हमारा कानून। दूसरा क्या है, इफ प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल इट एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, तो वो कानून नहीं बनेगा। तीसरा क्या है, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, मालिक प्रेसिडेंट ने दोबारा से पुनर्विचार के लिए जो है हाउस को भेज दिया और हाउस ने फिर से इट पास बाय बोथ हाउसेस अगेन, फिर से हाउस ने विद और विदाउट अमेंडमेंट के साथ प्रेसिडेंट के सामने फिर से भेज दिया एसेंट के लिए। तब क्या है, जो प्रेसिडेंट है ना उसको एसेंट करना ही करना है बिल पे, जिसे हम सस्पेंसिव वीटो भी बोलते हैं। नोट करेंगे, इसी को हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। दोबारा जब भेजता है सदन प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि उसको फिर से विदहोल्ड कर ले, उसको सिग्नेचर करना ही करना है।
कानून बनना ही बनना है। तो इसे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसमें और डिटेल्स इसमें देखेंगे। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज कानून बनने तक का सफर। तो ये आप समझ गए अच्छे से ऑर्डिनरी बिल के परिप्रेक्ष्य में कि एक बिल कैसे कानून बनता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ये 5 स्टेज मैंने बता ही दिया। अब आगे देखेंगे मनी बिल। मनी बिल का क्या बता दिया, आर्टिकल 110 स्टेज लगभग सेम है। मनी बिल जो है पास होगा लोकसभा से, तो पास बाय द लोकसभा, इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर द इट्स कंसिडरेशन। अच्छा, लोकसभा से पास हुआ, अब उसने लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है, हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर, ज्यादा कोई पावर ही नहीं है मनी बिल को लेकर। कैसे, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, वो ना रिजेक्ट करता है, कर सकता है, ना ही अमेंड कर सकता है मनी बिल को। इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन कर सकता है कि हाँ फला चीज को आप चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इट मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। मनी बिल को उनको राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में वापस भेजना ही होता है, वेदर विद और विदाउट रिकमेंडेशन। अच्छा, तो अगर भेज दिया, अब लोकसभा के पास है, लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले रिकमेंडेशन को जो राज्यसभा ने रिकमेंड किया। इफ लोकसभा एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, पास माना जाएगा बाय द बोथ हाउसेज इन मॉडिफाइड फॉर्म। इफ लोकसभा डज नॉट, मान लो लोकसभा ने कोई रिकमेंडेशन माना ही राज्यसभा का मनी बिल के केस में, तब भी बिल को पास माना जाएगा दोनों हाउस से। इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज, तब भी बिल जो है पास माना जाएगा बोथ द हाउसेस। ये 14 डेज रिमेंबर रखेंगे, कितने दिन के लिए, 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को लोकसभा में बिल को वापस भेजना होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब जैसे ऑर्डिनरी बिल का देखा कि दोनों हाउस से पास हो गए तो प्रेसिडेंट के पास गया, जैसे 5th स्टेज, तो उसमें हमने बता दी क्या क्या प्रेसिडेंट के सामने ऑप्शंस होते हैं। अब मनी बिल के केस में क्या है, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, he may either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill but cannot return the bill for reconsideration of the houses. Very important, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकता है एसेंट को, या एसेंट दे दे या विदहोल्ड कर दे, लेकिन वो रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल को। नोट करेंगे, व्हेन अ मनी बिल सेंड टू द राज्यसभा, अगर मनी बिल जो है राज्यसभा को सेंड किया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब जो मनी बिल है ना राज्यसभा को जब भेजा जाता है, इट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर, वेयर एज इन ऑर्डिनरी बिल के समय में क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर। मनी बिल जब भी राज्यसभा को भेजा जाएगा तो स्पीकर सर्टिफाई करेगा, मतलब एक तरफ से स्पीकर अपनी मोहर लगाएगा। और ऑर्डिनरी बिल के समय में क्या होता है, स्पीकर का कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है व्हेन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। एक और पॉइंट नोट करेंगे, इवन व्हेन प्रेसिडेंट गेट मनी बिल फॉर एसेंट, जब प्रेसिडेंट के सामने मनी बिल जाता है एसेंट के लिए, कानून बनने के लिए, देन ऑल्सो स्पीकर सर्टिफाइज, स्पीकर बताएगा ये मनी बिल है और इस पे आपको साइन करना है और इसको आप वापस हाउस को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये कौन करता है काम, स्पीकर करता है। तो ये था हमारा मनी बिल के केस में 5th स्टेज में प्रेसिडेंट के सामने क्या क्या ऑप्शन है। तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर बिल बिकमिंग एन एक्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप जो है कमेंट में इसमें पूछ सकते हैं। क्लास को कई बार रिवाइज करिएगा, समझ में सब आएगा। आर्टिकल्स को रिमेंबर रखिएगा और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को भी जरूर करिए, और कितने सही जा रहे हैं आपके उनको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जो भी क्लास किया उसी से रिलेटेड है, इसको आप देखिए और इसको करिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्लास को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिए, तभी जाके आपको चीजें लर्न होंगी, अन्यथा लर्न नहीं होने वाली। ठीक है, तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट क्लास देखी है बिल के बारे में। फाइनेंशियल बिल देखा, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 देखा, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 देखा, मनी बिल देखा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और प्रोविजंस क्या है, ये जो प्रोविजन बताया कि किसमें पास हो सकता है, किसमें ओरिजिनेट होगा, किसमें नहीं होगा, ज्वाइंट सेटिंग किसमें होगी किसमें नहीं होगी, इसको आप एक बार एग्जाम के लिए अच्छे से देख कर जाइएगा। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।